चलो लेट्स स्टार्ट। भाई लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक कर लिया था स्टार्ट? हमने हीट ट्रांसफर कर लिया था, तो फटाफट रिकॉल करा दो। हीट ट्रांसफर के कितने कितने तरीके हैं? भाई जल्दी से, सब शांत क्यों हो गए? भाई नो रिस्पॉन्ड, जल्दी। हमने लास्ट क्लास में हीट ट्रांसफर स्टार्ट किया था। मैंने तीनों प्रोसेस के बारे में थ्योरेटिकल बातें भी बता दी थी। कौन कौन से तीन प्रोसेस थे हीट ट्रांसफर के? सर कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। वेरी गुड कमेंट। भाई सबसे पहला प्रोसेस था कंडक्शन। दूसरा प्रोसेस मैंने कहा था पूरा थ्योरेटिकल ही है, तो इसके बारे में अब कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। मैंने ऑलरेडी कन्वेक्शन एक्सप्लेन कर दिया था। और थर्ड वाला है हमारा रेडिएशन। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में मैंने आपको यह भी बता दिया था कि कंडक्शन हमारा जनरली अप्लाई होगा सिर्फ सॉलिड्स के लिए। और इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो विद इन दी सेम मीडियम ट्रांसफर होती है। विद इन दी सेम ऑब्जेक्ट, सेम मीडियम। तो आओ हेडिंग लिख लो, कंडक्शन, एंड लेट्स स्टार्ट। कंडक्शन। भाई सपोज मैं कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, या सबसे पहले एक रॉड का कंसीडर कर लेते हैं, आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। मैंने कहा यार ये मैंने कोई एक रॉड ली है, और मैं इसके दो एंड्स ले रहा हूं, एंड ए एंड एंड बी। हमें पता है कि अगर मैं एंड ए पे इसको कुछ ना कुछ हीट सप्लाई करूंगा, तो हमारे एंड ए का टेम्परेचर क्या होगा? हमारे एंड ए का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि ये कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यार क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है आज? चलो भाई सुनते जाओ, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो। मैंने कहा यार मैंने ये रॉड ली है, इस रॉड को मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ दिया। सपोज इस तरीके से मैंने इसको चार सेगमेंट में तोड़ दिया। मैंने कहा जो मेरा ये फर्स्ट सेगमेंट है, सेगमेंट ए, इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्यों इंक्रीज होता रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें पता है कि टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कुछ ना कुछ इंक्रीज होता रहेगा। ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पे ये क्या कर रहा होगा? यार ये कुछ ना कुछ हीट लूज भी कर रहा होगा टू द सराउंडिंग। कुछ ना कुछ हीट लूज भी कर रहा होगा टू द सराउंडिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ रेडिएशन। सिमिलरली कुछ ना कुछ ये हीट ट्रांसफर कर रहा होगा टू दी एडजेसेंट सेगमेंट। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा कि कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली, कुछ हीट लूज कर दी सेम टाइम पे, और कुछ हीट ट्रांसफर कर दी। तो ये इस तरीके से हीट ट्रांसफर करता रहेगा। तो जो इसका एडजेसेंट सेगमेंट है उसने हीट एब्जॉर्ब करी, तो इसका भी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंक्रीज होता रहेगा। और ये भी सेम चीज करता रहेगा कि कुछ पार्ट लूज करेगा, वेरस कुछ पार्ट ट्रांसफर कर देगा। फिर नेक्स्ट सेगमेंट इस तरीके से हमारा हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो पूरा इस तरीके से सो ऑन बढ़ता जाएगा। हीट लूज, हीट एब्जॉर्ब एंड हीट ट्रांसफर। चेक करो यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आ रही है? यस सर। यस Done. सर। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करेगा रेट पे, कि कितने रेट से हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितने रेट से हम हीट लूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं रेट ऑफ हीट गेन, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। अगर हमारा रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ज्यादा है कंपैरिजन टू द रेट ऑफ हीट लूज, तो भैया हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? डेफिनेटली हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब ज्यादा रेट से चल रहा है और लूज ज्यादा कम रेट से हो रही है। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर एब्जॉर्प्शन हमारा कम होता और लूज हमारा ज्यादा होता, तो उस केस में इस बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करता। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेगी? ये सब चीजें डिपेंड करेगी इस बॉडी के नेचर ऑफ मटेरियल पे, एंड कितना एरिया एक्सपोज्ड है हीट ट्रांसफर वगैरह के लिए। ये उन दो फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखो, कि यार हमारा जो टेम्परेचर है हर एक सेगमेंट का, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी या सेगमेंट डी, इन चारों सेगमेंट्स का अगर मैं टेम्परेचर लूं, तो हमारे इन चारों सेगमेंट्स का टेम्परेचर क्या कांस्टेंट रहेगा या टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करता रहेगा? तो हमें पता है कि सिंस हीट ट्रांसफर होती जा रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमारा जो टेम्परेचर है हर एक सेगमेंट का वो इंक्रीज करता रहेगा। सिंस वो इंक्रीज करता रहेगा, तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो स्टेट है, ये हमारी वेरिएबल स्टेट कहलाएगी। पहले सब अब लोग यहां तक चेक करो, यहां तक जो मैंने बताया ये क्लियर है या नहीं? यस सर। डन। कि हर एक क्रॉस सेक्शन सेगमेंट का
टेम्परेचर टाइम के हिसाब से चेंज करता रहेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअसली हीट एब्जॉर्ब करते रह रहा है। सो दिस इज द वेरिएबल स्टेट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको स्टेडी स्टेट लेते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट और इसमें क्या हो रहा होगा? तो स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अभी तक मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हीट का एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो ज्यादा होगा हीट के लूज वाले रेट से, तो हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेरस अगर लूज का रेट ज्यादा है एब्जॉर्प्शन के, तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। Decrease. लेकिन अगर दोनों का ही रेट इक्वल हो जाए, मतलब जितने रेट से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतने ही रेट से वो हीट ट्रांसफर भी कर रहा है और लूज भी कर रहा है, तो उस केस में आपके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई आई रिपीट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, जो हमारा रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो ही रेट ऑफ हीट लूज भी हो रहा है। तो इस केस में हमारे टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? Sir, remains same. वेरी गुड। तो हम ये कह रहे Very हैं कि यार जो भी ये हीट ले रहा है, एक तरीके से आप इसको ये इमेजिन कर सकते हो कि ये जो भी हीट ले रहा है, हीट लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा, ये एज इट इज हीट पास ऑन करते जा रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, बस एक तरीके का पास ऑन गेम चल रहा है कि हीट मिली, मैं उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं उतनी तो मैं लूज कर रहा हूं। तो मैं हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जैसे ही मेरे को हीट मिल रही है मैं आगे वाले को पास ऑन कर रहा हूं। और पास ऑन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भैया हमारा पॉइंट ए पे टेम्परेचर ज्यादा है और पॉइंट बी पे टेम्परेचर कम है, और हमें पता है कि हीट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हम वेरिएबल स्टेट की बात करेंगे ही नहीं। वेरिएबल स्टेट की बात वैसे भी मेंस और एडवांस वाले लोगों के लिए आती है, उसमें फिर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, हमें वो सब नहीं करना। तो हम स्टेडी स्टेट ही अज्यूम करके चलेंगे, और हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि हीट वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जैसी हीट आ रही है वो पास ऑन कर रहा है लो टेम्परेचर वालों को। तो स्टेडी स्टेट में बस यही चीज याद रखना, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू हीट लूज। तो मतलब इसमें हम सीधे सीधे एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी लगा रहे हैं। चेक कर लो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? टेम्परेचर ऑफ done. ईच सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ईच सेक्शन, सॉरी मैंने वो कर दिया, टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जाम्पल से समझ लो, चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरा रॉड है, हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर डेफिनेटली अलग अलग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है और मैं कह रहा हूं यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मे बी बीच वाले पॉइंट में टेम्परेचर कितना होगा, 75। यहाँ वाले पॉइंट पे कितना होगा, मे बी 50, मे बी यहाँ पे 30। लेकिन टेम्परेचर तो चेंज कर रहा है सेक्शन वाइज, लेकिन अब इस सेक्शन का जो भी टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। इस सेक्शन का जो भी टेम्परेचर है वो 75 का 75 ही रहेगा। तो अब चेक कर लो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो मैं इसके फॉर्मूले पे आ जाऊं। डन। तो आ जाओ इसके फॉर्मूले वाले सेक्शन पे। यार फॉर्मूले वाले सेक्शन के लिए क्या करा, हमने सपोज लिया एक 3D ऑब्जेक्ट, मैंने कहा कि मैंने एक क्यूब लिया है, एरिया होगा, लेंथ होगी, थिकनेस होगी, ये सब चीजें होंगी। तो ये हमने ले लिया कि भाई ये हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है क्यूब। हमने इसके दो फेसिस को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। तो इस वाले फेस को, जो इसका लेफ्ट साइड फेज है, इसको मान लो फेज ए, और जो इसका राइट साइड फेज है इसको मान लो फेज बी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है पेपर वेट, इसका ये वाला फेस ए, ये वाला फेस बी। तो मैंने इसको हाई टेम्परेचर पे मेंटेन किया और इसको लो टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर लिख देता हूं टी ए, एंड यहाँ पे टेम्परेचर टी बी, और जिसका टेम्परेचर टी ए बड़ा है टी बी से। तो मेरे को बताओ हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी? तो Sir, बहुत from क्लियर A कट to B. चीज है, फ्रॉम ए टू बी। अब जो ये हीट ट्रांसफर कर रही है ये किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ये सोच के बताओ कि जो ये हीट है क्यू, ये किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? भाई सबसे पहले कह सकता हूं कि ये इसके एरिया पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप एरिया दोगे, मैंने आपको ये एक्सपेंशन वाले केस में भी बताया था, जितना ज्यादा एरिया होगा मतलब उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल सेम टाइम पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन पास ऑन कर पाएंगे। तो हमारी हीट किस पे डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ द सरफेस। क्या क्लियर है ये चीज?
Yes, sir. डन। क्या बात है भैया, एक दो लोग ही रिस्पॉन्ड करते हैं फिर से। उसके बाद ये डिपेंड करेगी डेफिनेटली टेम्परेचर डिफरेंस पे, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स विगरसली वाइब्रेट करेंगे और उतनी ज्यादा हमारी हीट ट्रांसफर करेगी। तीसरा फैक्टर कि भैया ये डिपेंड करेगा टाइम पे, आप जितना ज्यादा टाइम दोगे इस प्रोसेस को उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। और लास्ट, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी भैया उतना ज्यादा टाइम लगेगा दूसरे वाले एंड को हीट ट्रांसफर करने में। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम क्लब कर दें तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू ए डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ और विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज थिकनेस। और ये कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और ये कांस्टेंट होगा के, जहां पे ये के नेचर ऑफ मटेरियल को काउंटर कंसीडर करेगा। के किसको कंसीडर करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल को, और इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बस इतना छोटा सा सिंपल सा अपना फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चेक करो, इसमें कोई डाउट तो पूछो अब। Done, sir. डन, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करना है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करना है। भाई इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ा है, मेरे को बताओ व्हाट इज ओम्स लॉ? Sir, V is equal to IR. V इक्वल्स टू आई आर। भैया इससे क्या रिलेशन मिलता है हमें? इससे ये रिलेशन मिल रहा है कि हमारा करंट फ्लो करेगा, लेकिन कब करेगा हमारा करंट फ्लो? जब भैया उसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो मतलब करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब भी कोई करंट फ्लो करेगा तो वो इजीली फ्लो कर जाएगा या उसको कोई ना कोई दिक्कत आएगी? तो उसको कोई ना कोई दिक्कत आएगी, और जो दिक्कत आएगी उसको हमने क्या नाम दिया, उस कांस्टेंट को? आर, रेजिस्टेंस। और करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? Sir, charge flowing per unit चार्ज time, फ्लोइंग unit पर area. यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग मतलब Q बाय टी। तो अब इन सारे फॉर्मूले को रिलेट कर दो। अभी जो ये मैंने Q निकाला, ये हीट है। कि हीट का मतलब एक तरीके से कितने मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन पास ऑन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से चार्जेस का रोल प्ले कर रहे हैं। तो Q क्या है? एक तरीके के चार्ज। और मेरे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या है? के ए डेल्टा टी स्मॉल टी डिवाइडेड बाय एक्स। लेकिन अगर मैं हीट करंट निकालना चाहूं, हीट करंट को हम एच से डिनोट करते हैं। हीट करंट, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। जैसे तन्वी आपने बोला अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हीट करंट। तो इसके फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? इसके फॉर्मूले में भी Q बाई टी हो जाएगा। तो बस ये टाइम का टर्म कट जाएगा, तो हमारे पास हीट करंट का फॉर्मूला क्या आएगा? के ए डेल्टा टी बाय थिकनेस दैट इज एक्स। भैया सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। अब एक चीज सोचो आप कि यार इधर हीट जो एच लिखा है मैंने, वो बेसिकली आई है, वो बेसिकली आई है। डेल्टा वी होता है कि जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। इस फॉर्मूले में कौन सी चीज है जिसकी वजह से हीट फ्लो कर रही है? Sir, temperature. टेम्परेचर डिफरेंस। तो भैया मैं यहां लिख रहा हूं, हमारा डेल्टा वी बेसिकली वी का काम करेगा, हमारी जो एच है वो बेसिकली करंट का काम कर रहा है। तो आप क्या करो भैया, डेल्टा टी बाय एच लिख दो किसी तरीके से, और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। तो अगर मैं वी बाय आई लिख दूं और बाकी जो टर्म बचा वो बेसिकली क्या बचेगा हमारे पास? रेजिस्टेंस बचेगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो बचा हुआ टर्म आएगा वो रेजिस्टेंस आएगा, और उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। तो डेल्टा टी बाय एच लिखो और जरा चेक करके बताओ हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास दूसरी साइड बचेगा एक्स बाई के ए। तो ये एक्स बाई के ए क्या है? ये फॉर्मूला है हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस का। क्या ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. अगर आप देखो ये अगेन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, मतलब एक कांस्टेंट लेंथ मतलब थिकनेस डिवाइडेड बाय एरिया। तो इधर भी वही चल रहा है, लेंथ थिकनेस डिवाइडेड बाय एरिया। इधर बस कांस्टेंट रो था, इधर कांस्टेंट क्या है? 1/k, मतलब 1 बाय थर्मल कंडक्टिविटी। और ये कंडक्टिविटी है, तो हमें पता है रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का क्या होता है? एग्जैक्टली Inverse. अपोजिट होता है। तो देखो सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं। तो एक बार अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं, आप सब लोग चेक करना आपको चीजें क्लियर हैं या नहीं। स्टार्टिंग से रिपीट। भाई मैंने कहा हीट ट्रांसफर होगी, चार्जेस वाइब्रेट कर रहे हैं,
मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो हीट ट्रांसफर होगी उसका फॉर्मूला आएगा के ए डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय थिकनेस। और अगर मेरे पास हीट आ गई है तो मैं इसको टाइम से डिवाइड करके हीट करंट निकाल सकता हूं, मतलब अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफरिंग पर यूनिट टाइम। मेरे पास हीट करंट आ गया, तो अब मैं इसको ओम्स लॉ से कंपेयर कर रहा हूं। ओम्स लॉ से कंपेयर करने पे मेरे को क्या पता चला कि एच की वैल्यू आई करंट की तरह एक्ट कर रही है, डेल्टा टी पोटेंशियल डिफरेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसी कंपैरिजन की हेल्प से मैं थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा एक्स डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू एरिया। हमने देखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी सेम होता था, थिकनेस डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू एरिया। सो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी सिमिलर, मैंने सिमिलर और बिल्कुल एनालॉगस वे में चल रहा है। चलो यहां तक नोट डाउन कर लो भैया, अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। डन सर। डन, बहुत बढ़िया। भाई कोई ऐसा जिसके लिए रुकना है, बढ़ूं आगे? ध्रुव हो गया है? यस। चलो डन, तो लेट्स प्रोसीड। अब यार अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया और मैंने कह दिया ये सब बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की टॉपिक की तरह चल रहा है, तो इधर भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको कि यार हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, थर्मल रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मोस्टली क्वेश्चन आपसे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, दो टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए। इधर भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन कौन से आएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, और हम सबसे सिंपलेस्ट केस ही लेके चलेंगे हर बार, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में हमें सिंपलेस्ट केस ही मिलेगा कि यार ये मैंने दो रॉड ली है और दो रॉड को मैंने एंड से कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास किस टाइप का कनेक्शन हो गया? सीरीज कनेक्शन हो गया। इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2। और जैसे मैंने बोला सिंपलेस्ट केस हम क्या लेके चलेंगे? सिंपलेस्ट केस हम ये लेके चलेंगे कि दोनों का एरिया सेम है, A1 इज इक्वल्स टू A2A, दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम है, एरिया हम चेंज नहीं करा रहे हैं, लेंथ भले ही अलग अलग होगी। तो मेरे को बताओ इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लिखूं? क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन सीरीज कनेक्शन? भैया सर आर आर वन वन प्लस प्लस आर टू, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके चलना है। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखो, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मतलब हो गया लेंथ का इक्विवेलेंट, मतलब एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट इनटू एरिया इज इक्वल्स टू आर वन की जगह एक्स वन डिवाइडेड बाय के वन इंटू एरिया प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय के टू इंटू एरिया। एरिया सबका सेम था इसलिए मैंने एरिया 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 कैंसिल कर दिया। जहां पे भूलना मत, L1 क्या है? बेसिकली X1 है। L2 क्या है? बेसिकली X2 है। तो मेरे को बताओ X इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस रॉड की? सर x1 प्लस x2। X1 प्लस X2, वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा X1 प्लस X2, मतलब L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला चलेगा। लेकिन आपके लिए और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है। क्या सिंप्लीफाइड हो गया है? वैसे तो फॉर्मूला यही याद रखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको और सिंपल दे देते हैं। वो कहते हैं यार लेंथ को भी सेम ले लो। अगर लेंथ को भी सेम ले लूंगा तो इधर क्या बन जाएगा? 2L डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट, L डिवाइडेड बाय K1, L डिवाइडेड बाय K2, फिर से L कॉमन आगे कट गया, तो आपके पास फाइनल आएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। चेक करो थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट फॉर्मूला समझ में आया या रिपीट करना है? मैंने बस सर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया है और डन कुछ नहीं सर। किया। डन, वेरी गुड यार। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट ही है। डन सर। डन। सिमिलरली आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो पैरेलल कनेक्शन के लिए। पैरेलल कनेक्शन, भाई पैरेलल कनेक्शन में भी सेम लॉजिक, सिंप्लीफाइड केस लेंगे। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है कि भाई मैंने रॉड को दोनों एंड से ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल एंड टू एंड। तो ये हमारे पास रॉड हो गई, दो रॉड हैं जिनका लेंथ सेम ले रहे हैं हम, एरिया सेम ले रहे हैं, एरिया सेम। थर्मल कंडक्टिविटी K1, थर्मल कंडक्टिविटी K2। इस केस में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश करें। तो भैया हमें फॉर्मूला पता है पैरेलल केस में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2।
तो अपोजिट करना है। मेरे पास आएगा के इक्विवेलेंट इंटू एरिया इक्विवेलेंट, कितना लिखूं अब की बार? टोटल एरिया कितना हो जाएगा अब की बार? सर 2A। 2A। अब की बार लेंथ सेम रहेगी। जैसे पिछली बार क्या था भैया, हमारा एरिया सेम था, लेंथ डबल हुई थी, लेकिन अब की बार लेंथ सेम रहेगी, एरिया डबल हो जाएगा। इज इक्वल्स टू K1 इंटू एरिया A डिवाइडेड बाय लेंथ L प्लस K2A डिवाइडेड बाय लेंथ L। एल एल कट गया, एरिया एरिया कट गया, तो हमारे पास के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल आया इस केस में, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा थर्मल कंडक्टिविटी में। हमारा कंडक्शन वाला टॉपिक थ्योरेटिकल पार्ट खत्म, अब न्यूमेरिकल करना है। डन सर। डन। तो आ जाओ भैया, ट्राई करते हैं न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल फुद्दू क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन भैया, हमें इस टाइप का कुछ एक सर्किट गिवन है कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर गिवन है 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है 90 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इन दोनों तीनों वायर्स या तीनों रॉड्स का जंक्शन पॉइंट को जे ले लो। क्वेश्चन कह रहा है सबकी थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, तीनों सेम मटेरियल के हैं, लेंथ सेम है, एरिया सेम है। आइडेंटिकल रॉड्स बोल देता हूं मैं। आइडेंटिकल रॉड्स का मतलब लेंथ और एरिया सेम हो गया, मटेरियल भी सेम है। आपको क्या फाइंड करना है? बिल्कुल सिंपल चीज, टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट। चलो ट्राई टू कैलकुलेट टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट। पहले चेक कर लो क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं। तीन रॉड्स हैं, कनेक्ट कर दिया है वाई शेप में, 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको ले लो एंड ए बी और सी। आइडेंटिकल रॉड्स है, लेंथ एंड एरिया सेम, मटेरियल भी सेम ले लिया, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम है। हमें टेम्परेचर एट द जंक्शन पॉइंट फाइंड करना है। चलो भाई ट्राई करो इसे। दिवेश नहीं, आंसर सही नहीं आ रहा दोस्त। भाई चलो देखो कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है हीट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी? महक आपका आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड ब्लेरिया महक। यार हमें पता है हीट हमेशा फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो मतलब यहां से हीट निकलेगी क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है और लो टेम्परेचर पॉइंट ए है। पॉइंट सी से भी हीट निकलेगी बिकॉज हाई टेम्परेचर और वो पॉइंट ए लो टेम्परेचर। तो इस हीट का नाम Q1, इस हीट का नाम Q2, और सपोज यहां पे ले लो Q3। भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, या जैसे इलेक्ट्रिसिटी में किया होगा कंजर्वेशन ऑफ करंट, ये सब लगा दो। हमें पता है Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल्स टू Q3। दिवेश अब आंसर सही है। तो Q1 Q2 और Q3 की वैल्यूज रखो और बस कैलकुलेट कर दो। Q1 के लिए होगा के ए, सब कुछ तो सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा 90 माइनस जो भी इसका टेम्परेचर ले लेता हूं सपोज कैपिटल टी, इंटू टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ एल, और प्लस Q2, Q2 के लिए भी सेम वैल्यू के ए 90 माइनस टी डिवाइडेड बाय एक्स एल जो भी है,
इज इक्वल्स टू के ए टेम्परेचर टी से लेके 0 तक डिवाइडेड बाय एल। सब कुछ सारे टर्म सेम आ रहे हैं, तो भैया सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 90 माइनस टी प्लस 90 माइनस टी इज इक्वल्स टू टी माइनस 0। सो बस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। तो ये वैल्यू आप सब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, सब लोग कैलकुलेट करके चेक करो, आंसर शुड बी 60 डिग्री सेल्सियस। चलो सब लोग चेक करो, दिवेश सब सही आ रहा है आपका आंसर। Done, sir. भाई सब लोग थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए तो बता दो। डन सर। डन, चलो Done, sir. बढ़िया। सिमिलरली आ जाओ भैया सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन सिर्फ देखने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ रखा होगा तो सिंपल क्वेश्चन है। भाई हमें क्वेश्चन कह रखा है कि ये पॉइंट ए हमारा टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, दैट इज 125 डिग्री सेल्सियस, और ये स्टील की रॉड है, ये वाली भी स्टील की रॉड। इस पॉइंट को मान लो बी, इस पॉइंट को मान लो सी, इस पॉइंट को मान लिया डी। ये हमारी कॉपर रॉड, ये भी कॉपर रॉड, ये स्टील रॉड, एंड बीच में फिर से कॉपर रॉड। हमारा पॉइंट डी पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है 0 डिग्री सेल्सियस। बस हमें यही इंफॉर्मेशन गिवन है, और हमें थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है कि स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी है 50 वॉट्स पर मीटर केल्विन, और हमें कॉपर की गिवन है, कॉपर की है 400 वॉट्स पर मीटर इनटू केल्विन। बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करके देना है अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, कितनी हीट फ्लो कर रही होगी फ्रॉम हॉट एंड टू दी कोल्ड एंड, फ्रॉम ए टू डी। यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है, हीट फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। चेक कर लो पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। भाई किसी ने कुछ नहीं बोला। Done, sir. डन। एक चीज और मैं ऐड करना भूल गया, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। अब मेरे को बताओ कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा इसमें। सर व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। वेरी गुड, इसमें लग रहा है भैया व्हीटस्टोन ब्रिज। और मेरे को शायद से बोलने की जरूरत ही नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट सबको आता ही होगा। बस क्विकली एक बार बता देता हूं भैया, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास टोटल इस तरीके से 5 रेजिस्टेंस होते हैं, 5 रेजिस्टेंस। हम क्या करते हैं, पॉइंट ए और बी को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं, जैसे पॉइंट ए को पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉइंट बी को नेगेटिव टर्मिनल से। तो पॉइंट ए पे और बी पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट सी की और डी की बात करूं, तो भैया हमारा पॉइंट सी और डी पे पोटेंशियल अगर हम चेक करें, इस वाले को लेते हैं पी, इस वाले को क्यू, इस वाले को आर, इस वाले को एस। तो अगर हमारा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस आ रहा है, या पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस आ रहा है, तो इस केस में हम कह देते हैं कि वी और पॉइंट सी और डी पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। अगर पॉइंट सी और डी पे पोटेंशियल सेम है, तो सी और डी से अगर मैं कुछ भी कनेक्ट कर दूं, रेजिस्टेंस वगैरह या कैपेसिटर वगैरह, तो ये हमेशा क्या हो जाता है, ये हमेशा कैंसल आउट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या किसी के लिए रिपीट करना है या समझ में आ गया है। सर आ गया है। डन। तो इधर भी वही चल रहा है, स्टील बाय स्टील इज इक्वल्स टू कॉपर बाय कॉपर। स्टील बाय स्टील कट गया, कॉपर बाय कॉपर कट गया, मतलब रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो सेम आ रहा है तो हमारा जो ये पॉइंट बी, सॉरी सी एंड ई होगा, पॉइंट सी एंड ई क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे, और हमारी ये रॉड कट जाएगी। बिल्कुल सिंपल। अगर ये रॉड कट गई तो मेरे को बताओ बीसी और सीडी कौन से कनेक्शन में आ जाएंगे। सीरीज। वेरी गुड। सिमिलरली बीई एंड ईडी कौन से कनेक्शन में आ गए, सीरीज सीरीज। में। इसको मैंने कट कर दिया, इसके बाद आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है, तो भैया लगो काम पे। चलो ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच।
हमें पता है एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो आपको बेसिकली इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस तो आपको पता है ही, 125 से लेके 0 तक। भाई कोई खाली नहीं बैठेगा, सब सॉल्व करेंगे। दिवेश सही आ रहा है आंसर, वेरी गुड, तुमने बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड यार। चलो तो भाई साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। ऐसा करो, इसमें वेरिएबल्स बिल्कुल लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना, पहले बस ऐसे ही लिख दो। सपोज जैसे इसका नाम लिख दो आप कुछ ना कुछ R1, इसका नाम लिख दो R2। तो ये वाला भी हो जाएगा R1, ये वाला भी हो जाएगा R1 क्योंकि स्टील स्टील है, और ये वाला हो जाएगा R2। तो अगर आप सबसे पहले बी से लेके ये मतलब ये जो डायमंड वाला स्ट्रक्चर बन रहा है आपका व्हीटस्टोन वाला, पहले आप उसको सॉल्व कर लो। तो भैया हमें पता है कि हमारा ये था R1 स्टील वाला, फिर ये था हमारे पास R2, फिर से नीचे आ रहा है R1, और फिर से आ रहा है हमारे पास R2। तो पहले ऊपर दो वालों को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो हमारे पास आएगा R1 प्लस R2। नीचे भी सीरीज में कनेक्ट किया तो आया R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस सेम है और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो शायद से आपको पता होगा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R/2 हो जाता है, इसका हाफ। तो डायरेक्टली मैं इसका, हमें पता है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं डायरेक्टली इनका लिख रहा हूं, आर इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और इनका हाफ। प्लीज सब लोग यहां तक चेक करो, यहाँ सॉल्विंग पार्ट में यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। डन। इसके बाद क्या बना सर्किट हमारा, इसके बाद हमारे पास जो ए से लेके बी तक की स्टील थी R1 वो बचा, और इसके बाद ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 बचा। हमें पता है अब ये सीरीज में है, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना आया, फाइनल आर इक्विवेलेंट आया R1 प्लस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R1, ये बेसिकली बन रहा है 3R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। भैया हमें पता है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम के लिए हमें निकालना है डेल्टा टी बाई आर। डेल्टा टी की वैल्यू है भैया 125 से लेके 0 डिग्री तक, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 3R1, 3 इंटू R1। R1 की वैल्यू कितनी है, हमें पता है R1 की वैल्यू होती है x डिवाइडेड बाई के ए। लेंथ सबकी सेम गिवन है,
तो L डिवाइडेड बाय K, स्टील की L कितना गिवन था 50 इंटू एरिया सबका सेम गिवन है। ये हो गया R1 की वैल्यू प्लस R2, R2 की वैल्यू होगी L डिवाइडेड बाय उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी गिवन थी 400 इंटू A। चलो बस इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर निकाल लो। लेंथ, लेंथ सबकी सेम है और क्वेश्चन में मैं लेंथ की वैल्यू भूल गया, तो दिवेश तुम्हारा आंसर आया कैसे? भैया लेंथ की वैल्यू 10 गिवन है और एरिया की वैल्यू 1 गिवन है। लेंथ और एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लो। दिवेश जरा बताना, जब मैंने लेंथ और एरिया दिया नहीं था तो तुम्हारा आंसर आया कैसे? पहले किया हुआ है, ठीक है। तो यार अब सब इसको कंप्लीट कर लेना। कैलकुलेशन में फिर से आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम आएगी, सब लोग सॉल्व करके चेक करना, सिर्फ 4 वॉट्स आएगी। कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर। सबका कंप्लीट हो जाए तो बता दो, फिर बढ़ते हैं आगे। भैया जल्दी बताओ, करूँ आगे कंटिन्यू? डन सर। डन, यस सर। बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक रॉड ली है, रॉड का एक एंड, सपोज दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। हमने रॉड का एक एंड हमने इमर्स किया है आइस के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और एक इमर्स किया है हमने स्टीम दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट व्हाट पॉइंट, at what point along the rod a temperature of 200 degrees Celsius must be maintained? At what point along the rod a temperature of 200 degrees Celsius should be maintained so that ice melted, amount of ice melted is equals to amount of steam produced. Amount of ice melted is equals to amount of steam produced. चलो चेक करो, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। भैया मैंने ये एक रॉड ली है, इसका एक एंड मैंने आइस में डाल दिया, एक एंड मैंने वाटर में डाल दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होती है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होती है। बीच में मैं कहीं ना कहीं इसको हीट दे रहा हूं ताकि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए 200 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे पता है हीट की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो कुछ हीट यहाँ पे जाएगी Q1 और कुछ हीट यहां पे जाएगी Q2। भैया दोनों साइड हीट जाएगी क्योंकि दोनों साइड लो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। तो हमें यही फाइंड करना है कि इस रॉड पे हमें ये 200 डिग्री सेल्सियस कहां पे मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि आइस को जितनी हीट चाहिए मेल्ट होने में और वाटर को जितनी हीट चाहिए मेल्ट होने में, ये दोनों इक्वल आए, ताकि हमारा अमाउंट ऑफ आइस और अमाउंट ऑफ वाटर स्टीम दोनों सेम आ जाए। तो ट्राई टू कैलकुलेट। लेंथ मैंने दे दी है, आपको कुछ एक दो वेरिएबल्स देने हैं तो वो वेरिएबल दे देता हूं। वेरिएबल क्या क्या चाहिए भाई? लेटेंट हीट चाहिए वेपराइजेशन की, और लेटेंट हीट चाहिए फ्यूजन की। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरीज पर ग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरीज पर ग्राम। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। सर इनकी वैल्यूज कैलोरीज में रहने देनी है। हाँ वैल्यूज कैलोरीज में ही रहने देनी है, उससे कोई चेंजेस नहीं करने। क्योंकि हम जो टेम्परेचर ले रहे हैं ना वो भी हम डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, केल्विन वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर रहे, यस सर। इसलिए। Amount of ice melted should be equals to amount of steam produced.
भाई सबसे पहले आइस के लिए सॉल्व कर लो। मुझे पता है आइस को मेल्ट होने आए तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। आइस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है मेल्ट, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है हीट के लिए? सर ml वाला। वेरी गुड। तो हमारे पास आइस के लिए आ जाएगा Q इक्वल्स टू ml(F) इज इक्वल्स टू, लेकिन ये हीट सप्लाई कौन कर रहा है? ये हीट सप्लाई कर रही है ये रॉड। और ये कैसे सप्लाई कर रही है? विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे लिख दो कि ये हीट हमें रिक्वायर्ड है। और ये हीट प्रोवाइड कहाँ से हो रही है? ये हीट प्रोवाइड हो रही है कंडक्शन से। तो कंडक्शन। के ए डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 0 से लेके 200 से लेके 0। टाइम हमें चाहिए नहीं, पर यूनिट टाइम सेम टाइम होगा, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इस एक लेंथ को आप मान लो 1.5 माइनस एक्स, और एक लेंथ को मान लो आप एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 माइनस एक्स। दिवेश मैंने आपका आंसर चेक कर लिया है। आपका आंसर अभी वेरीफाई, एक मिनट देखता हूँ सही है या गलत। सिमिलरली जब स्टीम की बात आएगी, तो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट चाहिए? Q इक्वल्स टू mlv। मास मैंने सेम रखा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन थी कि दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। अब ये हीट किसने दी है? कंडक्शन ने ही दी है। कंडक्शन। तो के ए टेम्परेचर डिफरेंस होगा 200 से लेके 100 तक, डिवाइडेड बाय एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो एम एम कट जाएगा, के ए कट जाएगा। आपके पास एक ही वेरिएबल बचेगा सॉल्व करने के लिए, x। तो कैलकुलेट दी वैल्यू फॉर x। अब मैं आपका चेक करता हूँ, एक मिनट दिवेश। 39। नहीं दिवेश, गलत आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करो, गलत आ रहा है। सर एक्स की वैल्यू 6/58 आएगी। यार नो आइडिया। 6/58 कह रहे हो तुम? लेट मी चेक। 6/58 इज, तब भी आंसर उस हिसाब से मैच नहीं करेगा यार। नहीं, देखो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? एल एफ कितना था? 80 डिवाइडेड बाय 540 इज इक्वल्स टू, हमारे पास ऊपर आया 200 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100। ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। स्नेहा आपका आंसर भी सेम आ रहा है जो दिवेश का आंसर आया। तो एक बार मैं ही चेक कर लेता हूँ। यार जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखो। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 540 का डबल 1080x इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 80 करना कितना आएगा? दैट इज 120। यस सर। 120 माइनस 80x, इसको मैं इधर ले गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 1080 प्लस 80x इज इक्वल्स टू 120। तो भैया ये कितना हो गया हमारे पास? 1160x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 1160। दिवेश आप कितना कह रहे थे? 6/58। 58। यस सर। वही आ रहा है यार, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है। आ तो वही रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्टेप्स कि आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है। भैया ये 0 डिग्री सेल्सियस मैंने लेंथ की वैल्यू सही दी, एल वी की वैल्यू सही दी है आपको, 540 एंड 80 ये सारी वैल्यू सही दी है। टेम्परेचर डिफरेंस 103 x 100 माइनस एक्स, सारी वैल्यू सही दी हैं, फिर क्यों आंसर गलत आ रहा है थोड़ा सा? अच्छा, लेंथ मीटर में है, हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने चेक कर लिया। चलो यस जो सर। भी आंसर आ रहा है आप यही लिख के छोड़ दो, 6/58।
6/58 ये आंसर आ रहा है हमारा मीटर्स में। यस सर। चलो डन। भैया आप सब लोग यहाँ तक चेक कर लो, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलो डन। तो यार ऐसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमें सेम पैटर्न के क्वेश्चन नहीं करने हैं। आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हो गया हमारे कंडक्शन का तक का। यार नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेडिएशन। जैसे मैंने बताया था कंडक्शन तो बिल्कुल सिंपल ही है, आ जाओ अब रेडिएशन पे। भाई रेडिएशन भी बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आपको रेडिएशन के कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। यार सपोज ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और मैं कह रहा हूं कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा 0 केल्विन से ज्यादा है। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो उस केस में हमें क्या करना है? ये क्या लिख दिया मैंने? टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो फर्स्ट पॉइंट कि यार अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो ये डेफिनेटली हमारी कुछ ना कुछ हीट लूज करेगी एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को, इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी? हमारी रेडिएशन। तो रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो डेफिनेटली ये हमारी कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट आउट करेगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया जो ये रेडिएशन होगी इनका नेचर कैसा होगा। इन रेडिएशन का नेचर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंस इनका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इसीलिए ये कौन सी स्पीड से ट्रैवल करेंगी? भैया ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगी। सब लोग जरा चेक करो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। डन। नो सर। ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी। अब सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज करेगा, आई रिपीट, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का और सराउंडिंग का इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारी रेडिएशन भी इंक्रीज करेगी। और रेडिएशन इंक्रीज करेगी तो हमारे पास एक लार्ज स्पेक्ट्रम आएगा, जो मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है एटम्स वाले चैप्टर में। याद है? लेमन सीरीज, बेलमर सीरीज, पीफन सीरीज। बिल्कुल यस सर। वैसा ही होगा कि यार जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज होगा मतलब हमारे जो चार्जेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी एमिट आउट करेंगे। और वो एनर्जी हमारी इस केस में थर्मल रेडिएशन होगी। तो अगर वो एनर्जी एमिट आउट कर रहे हैं तो वो अलग अलग वेवलेंथ की करेंगे। लेकिन जो एनर्जी एमिट आउट होगी वो मैक्सिमम किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ही होगी। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे वो समझा दूंगा आपको जब हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन डिस्प्लेसमेंट लॉ करेंगे। अभी तो फिलहाल बस आप इतना ही याद रखो, जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज होगा हमारी रेडिएशन भी इंक्रीज होगी। फिफ्थ पॉइंट, हमारी जो ये रेडिएशन है ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? तो एक फैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर डिफरेंस पे। दूसरा फैक्टर याद रखो, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे। और तीसरा फैक्टर ये डिपेंड करेगी एरिया एक्सपोज, कि कितना एरिया हमारा सराउंडिंग को एक्सपोज्ड है जिससे हीट रेडिएट आउट हो रही है। पहले 5 पॉइंट चेक करो, इनमें कोई डाउट तो नहीं है? और सर। डन। अब लास्ट, भैया हमारा टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी किस पे डिपेंड करेगा? हमारा टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड करेगा रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, जो मैंने आपको कंडक्शन में बताया वही वाली कंडीशन है, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड रेट ऑफ हीट लॉस। अगर हमारी इस बॉडी का रेट ऑफ हीट लॉस, जो रेडिएशन की वजह से हीट लॉस हो रहा है, अगर वो ज्यादा है तो इस बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। वेयर एज इसके ऊपर भी किसी और बॉडी का रेडिएशन की हीट फॉल डाउन कर रही होगी। भाई एक चीज चेक करो, इसमें लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का कोई लॉजिक नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि हाई टेम्परेचर वाला ही रेडिएट आउट करेगा और लो टेम्परेचर वाला रेडिएट नहीं करेगा। गलत। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बॉडी ली, इसका टेम्परेचर T1, यहाँ पे एक सराउंडिंग लिया, इसका टेम्परेचर T0, और यहाँ पे एक बॉडी ली, इसका टेम्परेचर T2। भाई मैं कह रहा हूँ T1 का टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, T2 का टेम्परेचर T0 से ज्यादा है।
लेकिन इधर टेम्परेचर डिफरेंस से कोई हमारे रेडिएशन पे लेना देना नहीं है। हमारा लॉजिक क्या कह रहा है कि भाई T1 टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है ना, तो ये भी रेडिएट आउट करेगा। हमारी इस बॉडी का भी टेम्परेचर टी 0 केल्विन से ज्यादा है ना, तो ये भी रेडिएट आउट करेगा। हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर भी T0 0 केल्विन से ज्यादा है, तो सराउंडिंग भी हीट रेडिएट आउट करेगी। मतलब हर कोई हीट रेडिएट आउट करेगा। तो अगर आप देखो जो T1 की हीट रेडिएट आउट हो रही है, वो कुछ ना कुछ फॉल डाउन कर रही होगी T2 पे। तो जो ये हीट रेडिएट आउट T1 की T2 पे फॉल डाउन कर रही है, तो ये येलो लाइन तो हो गई लॉस, लेकिन जो ये रेड लाइन हो रही है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। किसके लिए? T2 के लिए। सिमिलरली T2 से सपोज कोई हीट निकली और वो T1 पे फॉल डाउन कर रही है, तो हमारी ये येलो लाइन तो अगेन फिर से क्या हो जाएगी, लॉस। लेकिन ये ब्लू लाइन T1 के लिए क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज चेक करो। यस सर। डन। Yes, sir. तो यही चीज मैंने यहाँ पे रिपीट करी है कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी हमारा किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि इस बॉडी कुछ ना कुछ हीट रेडिएट आउट कर रही है लॉस के फॉर्म में, लेकिन कुछ ना कुछ हीट ये गेन भी कर रही होगी, या तो सराउंडिंग से या तो किसी और ऑब्जेक्ट से हीट गेन भी कर रही होगी। ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये सिर्फ रेडिएट आउट करे, गेन ना करे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए याद रखना, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि गेन ज्यादा है या रेडिएशन ज्यादा है। अगर गेन ज्यादा है तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बॉडी का, वेरस अगर रेडिएशन ज्यादा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल डाउन करेगा, लूज करेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई रेडिएशन की। इस थ्योरी को हम कहते हैं प्री वोस्ट थ्योरी। एक फिजिक्स थे, उन्होंने ही फाइंड किया था प्री वोस्ट थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो नाम वगैरह से कुछ नहीं करना, बस ये थ्योरी प्रॉपर्टी याद रख लो। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। भैया डन डना डन। यस सर। चलो, तो रेडिएशन के प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करके ही भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको हम कह रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वैसे देखा जाए तो मोस्टली इस पे न्यूमेरिकल्स आप नीट वालों के लिए नहीं आता। नीट वालों के लिए मोस्टली इसका कॉन्सेप्ट और इसकी ग्राफ थ्योरी वगैरह आती है, लेकिन हम फिर भी सब कुछ करेंगे। भाई न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक और एग्जांपल दिया। उसने कहा कि यार सपोज ये एक बकेट है, इसको हम न्यूटन बकेट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और उसने एक बकेट, एक बाल्टी में पानी भर लिया, और उसने इस पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले लिया। सपोज उसने इस पानी का टेम्परेचर ले लिया 90 डिग्री सेल्सियस। वेरस सराउंडिंग का टेम्परेचर उसने कितना ले लिया? सराउंडिंग का टेम्परेचर सपोज उसने ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस। यार उसने क्या देखा? उसने इसमें थर्मामीटर डाला और उसने क्या नोटिस किया कि हमारी बॉडी का और सराउंडिंग का अभी टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर हमारी बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, तो हमारा जो ये हॉट वाटर है, ये बहुत जल्दी कूल डाउन हो गया है नॉर्मल टेम्परेचर तक। मतलब 90 डिग्री सेल्सियस से अज्यूम कर लो कि 90 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक ये प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ। लेकिन फिर 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक ये प्रोसेस बहुत बहुत स्लो हुआ। तो मतलब उसने देखा कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, तो हमारी जो हीट रेडिएट आउट कर रही है, वो भी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। तो हीट लॉस भी पहले ज्यादा होगा। भैया आई रिपीट, उसने सीधा सीधा क्या करा, उसने हमारा ये वाला फोर्थ पॉइंट को एक्सेप्ट करा। उसने इस फोर्थ पॉइंट के हिसाब से क्या कहा कि भैया अभी टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली ज्यादा है, तो रेडिएशन भी ज्यादा होगा। रेडिएशन ज्यादा होगा तो जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा भैया वो ज्यादा होगा। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर तक। लेकिन उसके बाद जब टेम्परेचर डिफरेंस गैप कम है, टेम्परेचर डिफरेंस का गैप कम है, तो उस केस में हमारी रेडिएशन भी कम हो जाएगी। और अगर रेडिएशन कम हुई है, तो हमारी जो हीट लॉस होगी उसके ऊपर भी क्या फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा और वो कम हो जाएगी। चेक कर लो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। यस सर। डन। तो उसने इसी को एज अ बेस लिया,
इसी को ऐसा रेफरेंस लिया और इसके हिसाब से उसने एक फॉर्मूला बना दिया, हमें वो फॉर्मूला पढ़ना है और उसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो, आई ड्रिंक सम वाटर, आप यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स मतलब इसकी फॉर्मूला और इसका ग्राफ पढ़ते हैं। चलो, और याद रखना ये वैल्यू उसने ली नहीं थी, ये वैल्यू बस मैंने ऐसे हाइपर ऐसे अज्यूम की है, कहीं ये मत सोचना कि उसने इसी वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। डन सर। डन सर। डन। तो चलो भाई, समझो अब कॉन्सेप्ट को कि क्या उसने बताया। यार उसने बोला कि डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या है, साइड में लिख लो, अमाउंट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। मैं यहां लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। प्लीज इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसने यहां पे लगा दिया नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया हीट लॉस हो रही है। उसने कहा कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। उसने कहा कि यार एक तो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे, जैसा कि प्रीवियस थ्योरी ऑफ रेडिएशन ने बोला। और ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा हमारा नेचर ऑफ मटेरियल एंड थर्मल कंडक्टिविटी पे। अब नेचर ऑफ मटेरियल कांस्टेंट हो गया एक तरीके से, और हमारा एरिया एक्सपोज भी एक तरीके से कांस्टेंट हो गया। तो उसने सीधा सीधा क्या कहा, उसने कहा कि डी क्यू बाई डी टी भैया सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डी क्यू बाई डी टी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे। प्लीज पहले अब यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। डन सर। और टेम्परेचर डिफरेंस ब्रैकेट में लिख रहा हूं, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या, टी माइनस टी नॉट। जहां पे साइड में लिख लेना टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो भैया यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो इसको क्या करो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके एक छोटा सा कांस्टेंट लगा दो। और ये कांस्टेंट में क्या क्या कंसीडर हो जाएगा, इस कांस्टेंट में आपका नेचर ऑफ द बॉडी और वो थर्ड वाला पॉइंट एरिया ऑफ एक्सपोज्ड, ये तीन दोनों कंसीडर हो जाएंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। लेकिन हमें इक्वेशन 2 भी पता है, क्या इक्वेशन 2, कि भैया डी क्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट, पहले सिर्फ क्यू लिख लो। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हीट का, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, भाई भूल गए, एम सी डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी लिख रहा हूं तो यहाँ पे डी क्यू लिखूंगा। इस डी क्यू को दोनों साइड टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड टाइम से डिफरेंशिएट किया, मास कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। भैया दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं इक्वेट करके डेरिवेशन हमें नहीं करनी है, मैं तो बस आपको फाइनल फॉर्मूला बताना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओ सॉरी, ये क्या हो गया। तो भैया हमारे पास यहाँ साइड में लिख रहा हूं, फाइनल फॉर्मूला आएगा माइनस एम सी डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू, ये जो भी कुछ कांस्टेंट होगा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, टी माइनस टी नॉट। प्लीज ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो यहां तक पहले, और ये फॉर्मूला हमारा यूज आएगा। मैं अभी आपको लिख दूंगा लास्ट में कि कौन कौन से फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। पहले आप यहां तक अपना कंप्लीट कर लो। ओके, महक, तन्वी, दिवेश, बाकी लोग सबका हो गया? डन सर। डन, ओके। चलो, ये इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 3। अब जो मैं लिख रहा हूं वो नोट डाउन मत करना, जो जो मैं आगे बोलूंगा उसको देखेंगे। भैया हम पहुंचे यहां तक, डेल्टा टी बाय डी टी इज इक्वल्स टू के, और ये हमारे पास क्या था, डेल्टा टी, मतलब टी माइनस टी नॉट। अब मैंने क्या कर दिया, इस सारे टर्म्स, टेम्परेचर वाले टर्म को एक साइड ले आया मैं, टेम्परेचर वाले टर्म को एक साइड ले आया, और बाकी सारे टर्म्स को मैं एक साइड दूसरी साइड भेज दिया। ये हो गया dt के कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी ऑकर कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, आपके पास फाइनल फॉर्मूला आएगा लॉग टी माइनस टी नॉट
इज इक्वल्स टू, ये कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर दूंगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास भैया टी प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट, और ये कैपिटल के। इसके बाद इक्वेशन 4, इसके बाद भैया दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। अब सब लोग यहां तक पहले पूरी इक्वेशन लिख लो और फिर अब मैं जो बोलूंगा उसको देखना। अब मैं बता रहा हूं क्या क्या लिखना है आपको। आपने इक्वेशन 3 तक लिख लिया ना, ये दो स्टेप मत लिखो, आप डायरेक्टली इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 लिखो। चलो डायरेक्टली राइट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। डन सर। सबका हो गया है? जब सबका हो जाए प्लीज बता देना। डन सर। डन चलो सर। बढ़िया। डन अब सर। आ जाओ भैया कॉन्सेप्ट को समझो, क्या क्या करना है। यार हमने ये बेसिकली किस चीज की इक्वेशन निकाली है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमने बेसिकली क्या चीज फाइंड करी है। भाई न्यूटन ने इस इक्वेशन के हिसाब से एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया। उसने क्या बोला कि कुछ टाइम बाद किसी भी बॉडी का क्या टेम्परेचर होगा हम वो फाइंड कर सकते हैं। टी नॉट क्या है? टी नॉट बेसिकली सराउंडिंग का टेम्परेचर है। टी क्या है? टाइम। और मैं पता कर सकता हूं कितने टाइम बाद उस बॉडी का कितना टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी का टेम्परेचर, इस पेन का टेम्परेचर अभी फिलहाल 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मैं ये पता कर सकता हूं कि 2 मिनट बाद ये सराउंडिंग को जो हीट लूज करेगा, तो लूज करने के बाद 2 मिनट के अंदर अंदर इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें ये इक्वेशन 5 ये हेल्प करके बता रही है कि कितने टाइम बाद हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। क्या सबको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई? यस सर। उसके बाद फिफ्थ इक्वेशन की एक और इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? कि हमें पता चल गया कि हमारा जो टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, मतलब जो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, हीट लूज जो हो रही है वो एक्सपोनेंशियल हो रही है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या? जो इधर मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगा और उसके बाद ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्लो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट स्लो, मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बन जाएगा ये ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ज्यादा स्लो। जैसे कभी आप एक काम करना, मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आप क्या करना, आप अपना फोन एक दिन पूरा चार्ज करना 100% तक, और उस फोन को आप क्या करना, यूज मत करना। भाई बहुत डिफिकल्ट टास्क है मैं मानता हूं, एक दिन आप फोन को यूज मत करना, और फिर सेटिंग्स में जाके बैटरी यूसेज का ग्राफ चेक करना कि जो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है उसका ग्राफ कैसा आ रहा है। तो आप नोटिस करोगे जो आपकी बैटरी का ग्राफ आ रहा है, यूसेज का ग्राफ, वो ये आ रहा है, एक्सपोनेंशियल। आपने नोटिस भी किया होगा स्टार्टिंग में आपकी बैटरी ड्रेन जल्दी हो जाती है, उसके बाद जब बैटरी 10% पे पहुंच जाती है तो 10% से स्विच ऑफ वाला 0% तक उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग देर तक सर्वाइव करती है। भाई किसी ने ये चीज नोटिस करी है? खासकर आईफोन वालों ने, आईफोन में ज्यादा अच्छे से नोटिस होता है। यस सर। तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिल रहा है। भैया कोई दिक्कत तो बताओ। नो तो सर। इधर ये होगा फाइनल टेम्परेचर, इधर होगा टाइम। तो हमें क्या पता चला, इनिशियली जब टाइम बहुत कम था, टाइम बहुत कम था तो टेम्परेचर देखो बहुत जल्दी फॉल डाउन हो गया, लेकिन उसके बाद जब हमारा टाइम बहुत ज्यादा हुआ तो भैया टेम्परेचर इस नॉर्मल टेम्परेचर से स्लो डाउन होने में उसने बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया। तो ये मैंने कौन सा ग्राफ प्लॉट किया है? इक्वेशन 5 का। प्लीज इस डन ग्राफ को सर। चेक करो। डन। अब एक ग्राफ प्लॉट करोगे आप इक्वेशन 4 का। इक्वेशन 4 अगर आप चेक करो, इक्वेशन 4 हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसको ड्रॉ करूंगा मैं वाई एक्सिस पे, इसको ड्रॉ करा वाई एक्सिस पे, टाइम को लिया मैंने एक्स एक्सिस पे। तो भैया आपको पता होगा कि अब ये ग्राफ कैसा बनेगा। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा विद अ नेगेटिव स्लोप। क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव स्लोप किसकी वैल्यू देगा? नेगेटिव स्लोप उस कांस्टेंट की वैल्यू देगा। क्या दोनों ग्राफ बिल्कुल क्लियर? यस सर। कंफ्यूज यस मत सर। होना, ये टेम्परेचर एंड टाइम के बीच में है, ये लॉग टेम्परेचर एंड टाइम के बीच में है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। डन। अब याद रखो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 सिर्फ थ्योरेटिकल है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आपको न्यूमेरिकल किस पे मिलेगा? अब उस पे आ जाओ। आपको न्यूमेरिकल मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 3 पे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर न्यूमेरिकल पार्ट,
for numerical part. We will use equation third. भैया इक्वेशन थर्ड चेक करो, क्या थी इक्वेशन थर्ड? इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास mc डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर का डिफरेंस। अब इस इक्वेशन को मैं और एक्सपैंड करके लिख रहा हूं, भैया ध्यान देते जाना। T1 प्लस T2, सॉरी, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू K इनटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T0। अब मैं आपको समझा रहा हूं ये इक्वेशन कैसे आई। सबसे पहले मेरे को बताओ T0 मैंने किसका टेम्परेचर बताया था तुम्हें? सराउंडिंग। वेरी गुड, सराउंडिंग का। T1 क्या है? अब T1 याद रखो, T1 आपका बेसिकली इनिशियल टेम्परेचर है ऑफ बॉडी। इनिशियली बॉडी हाई टेम्परेचर पे थी, इनिशियल टेम्परेचर। T2 क्या है आपका? T2 आपकी बॉडी का फाइनल टेम्परेचर है। और अब की बार ये T क्या हो जाएगा? ये T बेसिकली आपकी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो इसलिए इस T को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन में आप बस यही फॉर्मूला यूज करोगे एंड इससे आप जो भी क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए आप वो कैलकुलेट करोगे। चेक कर लो ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। सर एमसी के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगेगा? नेगेटिव साइन तो बस ये बता रहा था कि हीट लूज हो रही है, नेगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस ये था। तो अब मैं न्यूमेरिकल में उसको सॉल्व यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ हीट लूज हो रही है, तो टेम्परेचर T2 हमारा छोटा होगा T1 से। नहीं तो हमेशा हम क्या लिखते हैं? हमेशा हम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो मेरे को कायदे से यहाँ पे T2 माइनस T1 लिखना था, लेकिन उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया? इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। कोई दिक्कत? यस। नो सर। डन। और देखो बाकी मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल पे फोकस मत करना ज्यादा। मोस्टली न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूमेरिकल पढ़ के मत जाओ, न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है। आ जाओ भैया, अब क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है सब कुछ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारी एक बॉडी है, वो कूल कर रही है 60 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक इन 7 मिनट्स। आई रिपीट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस कूल कर गई कितने देर में? 7 मिनट्स में। हमें बताना है व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट्स। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट्स। मैंने कहा भाई 7 मिनट और ले, और मेरे को बता नेक्स्ट 7 मिनट्स में तेरा कितना टेम्परेचर हो जाएगा। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, और बस यही सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। दैट्स इट, यही सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। मास वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। भाई ट्राई करें, साथ में सॉल्व करें। यस सर। चलो, MC को एज इट इज छोड़ दो। मैंने बताया था इधर क्या लिखेंगे? इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। तो मेरे को बताओ इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर कितना लिखूं? भैया इसको केस 1 लेना, केस 1, और इसको केस 2 लेना। तो भैया केस 1 में हमारा इनिशियल टेम्परेचर है 60, माइनस फाइनल टेम्परेचर कितना है? 40, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हुआ ये सब कुछ? 7 मिनट्स। तो आपको मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। इक्वल्स टू राइट साइड के इंटू एवरेज टेम्परेचर। 60 प्लस 40 हो गया 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा एवरेज टेम्परेचर कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। चेक करके बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। इस MC को इधर ले जाओ, इस MC को इधर ले गया तो भैया हमारा ये K से डिवाइड हो गया। K से डिवाइड हो गया तो मुझे पता है ये कोई ना कोई और कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को कैपिटल K लिखा। आप क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले आप मेरे को कैपिटल K की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो प्लीज कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है ये। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। ऊपर आ जाएगा 20, नीचे कितना आ जाएगा भाई? 420 यस यस सर। सर। इज इक्वल्स टू K, यहाँ पे कितना आ गया? 40।
हमें 40 पता है ये होगा 2 और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 1/840। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? नो नहीं सर सर। बस अब अपना केस 2 लगा दो। केस 2, तो केस 2 के हिसाब से हमारा टेम्परेचर अब इनिशियल 40 माना जाएगा, क्योंकि 60 से 40 तो पहुंच गया। तो अब इनिशियल टेम्परेचर 40 माइनस मेरे को फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। कितने टाइम में होने चाहिए ये सब चीजें? 7 × 60, फिर से 7 मिनट के लिए, इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/840 इनटू एवरेज टेम्परेचर कितना लिखूं? 40 प्लस मतलब इनिशियल माइनस इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना? 10। प्लीज सब लोग चेक कर लो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो मैंने लिखा वो समझ में आया है या नहीं आया? सर आ गया। भाई देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। इधर इनिशियल 60 था, इधर हम फाइनल यहां लिख देता हूं। इधर इनिशियल बेसिकली 60 था, फाइनल 40 था। इधर क्या हो रहा है सेकंड केस में? सेकंड केस में बेसिकली इनिशियल बन रहा है 40 अब की बार, और फाइनल मेरे को कैलकुलेट करना है। तो बस मैंने एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पे होना चाहिए एवरेज टेम्परेचर, मतलब T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। तो इधर मैंने वही लिखा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके प्लीज मेरे को T की वैल्यू बता दो, कितना आ रहा है फाइनल टेम्परेचर। आपका क्वेश्चन खत्म। तो क्या मैं कैलकुलेशन फिर से आपके ऊपर छोड़ सकता हूं? सर 28। वेरी गुड तन्वी, आपने कैलकुलेट भी कर लिया, वेरी गुड। 28 डिग्री सेल्सियस। तो आप खुद नोटिस करो कि पहले हमारा 60 से 40 मतलब कितना डिफरेंस आया था पहले 7 मिनट में? 20 डिग्री सेल्सियस का, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा फॉल डाउन हुआ 20 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन नेक्स्ट में 40 से 28 ही पहुंचे, तो मतलब सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर कूल डाउन होते जा रहा है, हमारा प्रोसेस स्लो होते जा रहा है। भैया कोई दिक्कत तो नहीं है? सब लोग बता दो, सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेट तो कर लोगे? यस सर। चलो डन। तो भाई आज के लिए इतना ही है। अब हमारा बस छोटा सा टॉपिक बचा है कि हम मेरे को आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बस 2 ही टॉपिक बचे हैं, हमारा ये चैप्टर खत्म। चलो भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके यार, बाय बाय।